नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 7 जुलाई 2025, जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है और ऐसे में हम मान लेते कि सोयाबीन की बोनी के लिए जो उपयुक्त समय था वह भी समाप्त हो गया है, यानी कि अभी विलंबित स्थिति में हम सोयाबीन की बोनी करना चाहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह हमें सोयाबीन की खेती में क्या क्या करना है। जैसे कि आपको पता है 2 स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे एक किसानों का ग्रुप जिन्होंने सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और ऐसे किसान जो सोयाबीन की बोनी अभी भी उनकी शेष है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पे अभी सोयाबीन की बोनी नहीं हुई वहाँ के किसान क्या करें। तो सबसे पहले यदि आप सोयाबीन की बोनी अब करना चाहते हैं तो आपको कतारों की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर रखते हुए 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि सोयाबीन का बीज दर बढ़ा के सोयाबीन की बोनी करना चाहिए। अभी आप सोयाबीन की बोनी करना चाहते हो तो ऐसी किस्मों की खेती करें जो कि कम समय में पकने वाली हो। ये भी ध्यान में रखें कि आपके क्षेत्र में मानसून का आगमन हुआ हो और कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा का फैलाव हो चुका हो। ऐसी स्थिति में जहाँ पे खरपतवार प्रबंधन की दृष्टि से जहाँ तक संभव हो कल्टीवेटर चलाने के पश्चात ही सोयाबीन की बोनी करें, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण आसानी से और सुविधाजनक रूप से हम कर सकें। एक ही किस्म की खेती करने के बजाय इस समय पे 2-3 किस्में जो कि कम समय में पकने वाली हो उनकी खेती आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें जो बीज आप विभिन्न किस्मों का उपयोग लेने वाले हो उनका अंकुरण अच्छा होना चाहिए, यानी कि 70% अंकुरण क्षमता उसकी हो जाए। और विपरीत मौसम की जो अनपेक्षित स्थितियां होती है उससे हमारी फसल को बचाने के लिए सलाह है कि बीबीएफ, रिच प्रो या रेज बेड पद्धति अपनाते हुए सोयाबीन की बोनी करें। जब आप बोनी करेंगे तो चाहे वो बीबीएफ या रिच प्रो पद्धति से हो, रेज बेड पद्धति से हो, जहाँ पे नालियाँ बनती है वहाँ पे गेंदे का रोपा या सुआ की फसल आप लगाए। और ये जो फसलें होती कीट आकर्षक फसलें होती हैं, जहाँ पे सोयाबीन की फसल के तुलना में बहुत नाजुक या नरम पत्तियां होने के कारण जो इल्लियां है सुआ या गेंदे की फसल पर आकर्षित होती है और हम अपनी सोयाबीन की फसल को इल्लियों के प्रकोप से या कीटों के प्रकोप से हम बचा सकते हैं। अब आप जब बोनी करेंगे तो बीज उपचार अवश्य करें। और बीज उपचार करने के लिए जो तरीका है, चाहे वो फफूंदनाशक अनुशंसित के साथ में हो या कीटनाशक के कॉम्बिनेशन के साथ में हो, कुछ ऐसे रसायन है जिसमें कि केवल फफूंदनाशक ही है लेकिन उसके साथ में कीटनाशक का साथ मिला के आप बीज उपचार कर सकते हो। और जहाँ पे जैविक खेती की जाती है वहाँ पे ट्राइकोडर्मा विरिडी का आप इनोकुलेशन कर सकते हो। मध्य क्षेत्र या मध्य प्रदेश की जहाँ तक सोयाबीन की खेती की जाती है वहाँ पे जब आप बोनी करेंगे तो अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा 25-60-40-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की पूर्ति करना चाहिए। और इसके लिए जो विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, विभिन्न सोर्सेस है, वो आप इस समय पे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कोई भी विकल्प लेके अपने खेत पे बोनी के साथ ही में डालना है बेसल डोज के रूप में। यदि आप बोनी करते हैं, बोनी के बाद में हमें उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से बोनी करने के बाद में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप बोनी के तुरंत बाद उपयोगी 72 घंटे के अंदर वाला जो अनुशंसित प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, तो इनमें से कोई भी एक लेके आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण अच्छे से हो सके। साथियों, अब हम बात करेंगे ऐसे क्षेत्र की जहाँ पे सोयाबीन की बोनी पहले हो चुकी है और इस समय पे फसल जो है या तो उगने वाली है या 15 से 20 दिन की हो चुकी है। तो पहले बात करेंगे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो समाचार मिले कि सोयाबीन का अंकुरण कम हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे भौतिक अंकुरण कम हो चुका है, ये अभी समय है बोनी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बोनी फिर से करना चाहेंगे तो बीज दर 25% तक अधिक बढ़ाना होगा और उसके साथ साथ 2 कतारों की जो दूरी है 14 इंच 16 इंच आप
कर सकते हैं। जहाँ पे अंकुरण कम हुआ है और पौधे 40, 50, 60% तक उगे हैं, तो वहाँ पे आप जो गैप फिलिंग कर सकते हैं, बीच में सोयाबीन के बीज डाल के उसको संभाल सकते हैं। साथियों, इंदौर और हरदा जिले के किसानों से कुछ फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, समाचार मिले हैं और देखा जा रहा है कि उनके खेत में, जो कि 15 से 20 दिन की फसल है, अलसी की इस समय पे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका प्रकोप हुआ है। और इसके नियंत्रण के लिए आप जो स्क्रीन पे दी हुई 2-3 दवाइयां है, फ्लूबेंडियामाइड के 2 फॉर्मुलेशन है, उसके साथ साथ में इंडोक्साकार्ब है। इनमें से कोई भी एक दवा लेके इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसको इस समय पे करना इसलिए जरूरी है कि ये इल्ली पत्तियां खा जाती है। साथियों, अभी जो हमारी फसल की स्थिति है, ये तना मक्खी का प्रकोप होने के लिए उपयुक्त है और आगे में चल के इसका प्रकोप हो सकता है। यदि आपके खेत में इसका प्रकोप हो गया है, तो आप जो दवा है थायोमिथाक्सम और लैम्बडासाइलोथ्रिन का पूर्व मिश्रित जो दवा है 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। जिन किसानों ने अभी अभी बोनी की है, ये समय है कि बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक इस समय पे सूची देख रहे हैं, उसका आप छिड़काव अपने खेत पे कर सकते हैं। और जहाँ पे फसल उग चुकी है, तो दूसरे जो उपाय है खरपतवार नियंत्रण के, जैसे कि डोरा चलाना, कुल्पा चलाना या हाथ से निदाई करना, ये सब उपाय आप अपना सकते हैं। जहाँ पे रीज एंड फरो पद्धति से या बीबीएफ पद्धति से बोनी की गई है, वहाँ पे जो नालियां बनी है, इस समय पे आप जो सुआ की फसल है, आप उसका बीज डाल के उसको कर सकते हैं। केवल नालियों में ही नहीं, जहाँ जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है, जहाँ पे कोई एक कतार खाली रह गई या बॉर्डर के चारों तरफ, आप ये कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि ये सुआ की फसल है, ये जो इल्लियों को आकर्षित करेगी और सभी जो नुकसान होगा केवल सुआ की फसल का होगा, हमारी सोयाबीन की फसल में ये नुकसान नहीं होगा। साथियों, कुछ किसान 2-3 दवाइयां मिला के उसका छिड़काव कर लेते हैं, तो जब तक आपको उसका पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुशंसा नहीं हो और आपको अगर पता नहीं है कि इसका उल्टा असर हो सकता है, तब तक ऐसा ना करें। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।